मैं लगातार ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। वहां से आ रही हर तस्वीर में बांग्लादेशी हिंदुओं के चित्कार है। वहां से आ रही हर तस्वीर में बांग्लादेशी हिंदुओं की बेबसी है। और आप जरा सिर्फ सोचकर ये देखिए, आप सोचकर देखिए, कट्टरपंथियों से घिरे बांग्लादेशी हिंदू जिन पर हर रात हमला होता है, जिन हिंदू महिलाओं की इज्जत पर कट्टरपंथियों की निगाह टिकी, जिनका हिंदू होना उनके लिए अपराध बन चुका है, उन पर क्या बीत रही है। इन हिंदुओं के कांपते हाथ, इनकी सिसकियां, इनके आंसू वहां की सरकार तक देखने को तैयार नहीं है। लेकिन जी न्यूज लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बना हुआ है और दुनिया को दिखा रहा है। जी न्यूज पूरी दुनिया को बांग्लादेश के हिंदुओं की आपबीती सुना रहा है। और क्योंकि हम कहते हैं कि डीएनए मतलब विश्वास, और इसलिए हम बांग्लादेश की जमीन से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आज जहां से आपको हम बांग्लादेश के साधु संतों के मन की बात सुनवाएंगे, जिन्हें अपनी जान का डर सता रहा है, क्योंकि कट्टरपंथियों की आंखों में इस वक्त भगवा रंग चुभने लगा है। बांग्लादेश में हिंदू होना, भगवा पहनना, साधु संत होना कट्टरपंथियों की निगाह में अपराध है। भगवा पहनने वाले संत अब भगवा पहनने से डरने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार सबने देखे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर अटैक सबने देखे। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की चीख पुकार सबने सुनी है। लेकिन अब जरा सुनिए कि जब मंदिरों को जलाया जाता है, भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है, भगवा पहनने पर मारा जाता है, तो क्या महसूस होता है। आप जरा सुनिए बांग्लादेश में भगवाधारी साधु संतों की आप बीती उन्हीं की जुबान। ढाका के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा हिंदू यहीं रहते हैं और इस्कॉन मंदिर के जो संत हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारी चल रही है? बर्तमान परिस्थिति तो खूब भयावह, तो थोड़ा थोड़ा आयोजन करे, थोड़ा अल्प अल्प। पिछले साल जैसा बड़ा नहीं करेगा? नहीं। अच्छा, पिछले साल को बड़ा कर ठीक है, तो एखन बड़ा नहीं करेगा। अच्छा। बर्तमान परिस्थिति खूब भयावह है। मंदिर में আমরা খুব দুরবস্থা, বিশেষ করে পাহারা দিতে হচ্ছে। দেশের অবস্থা খুব ভালো না। मैं और मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह की इस वक्त मौजूदगी है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के इस्कॉन मंदिर में। ये सबसे ज़्यादा देखिए जो साधु संतों का हेडक्वार्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो इक्का दुक्का मंदिर में लोग नजर आएंगे। लोग दर्शन करने नहीं आ गए। यहाँ के जो साधु संत हैं उन्हें मजबूरी में भेष बदलकर बाजार जाना पड़ता है, वो डर के साए में हैं। और साधु संत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो या बांग्लादेश में भगवान भरोसे हैं और इसीलिए भगवान की माला पूरे टाइम जपते रहते हैं। ये आप देखेंगे तो सिर्फ शंभू की आपको मूर्ति नजर आएगी। एक मंदिर के इस्कॉन मंदिर के जो साधु हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उसी वेश में है जिस वेश को जिन वस्त्रों को उन्हें बदलकर बाजार जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? प्रभु जी सुंदर निता दास, साईबाग इस्कॉन टेम्पल में रहते हो। अच्छा, आप इसी मंदिर के साधु हैं? हाँ, इस साईबाग टेम्पल का, ढाका साईबाग टेम्पल का। साधुओं की बांग्लादेश में क्या स्थिति है? देखिए, माहौल तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिर्फ साधु के नहीं है, हर तरह का लोग के भी अच्छा नहीं है। ये जो कट्टरपंथी हैं, चाहे तो जमात इस्लाम हो या फिर हिफाजत इस्लाम हो, इनको इस रंग से, साधुओं की ड्रेस से क्यों ऐतराज है? इस चोटी से क्यों ऐतराज है? एक्चुअली देखिए ना, जो संख्या लोग हैं ना, हर देश में ऐसे तरह होते हैं। हाँ, सब जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो हर धर्म को सम्मान करते हैं। फिर भी जो टेररिस्ट है
और हम जो धर्म है ना, धर्म के नाम में नहीं ले सकते। जो कोई धर्म है, टेररिस्ट है, संतरासी है, गुंडा है, वो साधु नहीं, हर किसी अच्छा इंसान को दुख पसंद है। तो हम लोग क्या बोलेगा, जो ऐसे तरह व्यक्ति को प्रशासन टाइट करना चाहिए, उसको शास्ति देना चाहिए और साधु संत को, अच्छा लोग को सुरक्षा देना चाहिए। पर कुछ नेता तो कह रहे हैं बीएनपी के कि साधुओं को और हिंदुओं पर कोई खतरा ही नहीं है। देखिए, जिसको सांप ने काटा उसका असर पड़ते हैं और किसी को नहीं पड़ते। तो हम लोग सनातनी हैं और इस देश में संख्या लोग हैं, तो इसलिए हम लोग को इसको पता है और किसी को नहीं पता है, फिर भी और किसी को पता है तो ज़्यादा नहीं है, अल्प है। हालात आप तो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो घर बाड़ी, जो मंदिर भांगचूर हो रहा है, इसीलिए हालात दिल से हम अच्छे नहीं है, खुश नहीं है। बाहर घूमने में डर लगता है, सेफ्टी नहीं करते। थोड़ा इस ड्रेस में थोड़ा फील होता है सिक्योरिटी, क्योंकि पूरा देश में अभी तक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए हम भी अनसिक्योर फील करता है। ये आदि पुरुष कह रहे हैं कि इस ड्रेस में डर लगता है बाहर निकलने में। Definitely right? ये ड्रेस में तो स्पेशली ज़्यादा लोग से अलग है, इसलिए टारगेट होना इजी है, इसलिए डर है। ये सन्यासी डरे हुए हैं और वो इस ड्रेस में बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है कहीं अटैक ना हो जाए। और ये हिंदू संगठन है, वो कह रहा है कि जन्माष्टमी भी मनाए या नहीं मनाए, डर लग रहा है क्योंकि सेलिब्रेट किया तो कहीं अटैक ना हो जाए, और इसलिए बहुत सहमे और डरे नज़र आ रहे हैं। इस ड्रेस में बांग्लादेश में हिंदू सन्यासी बाहर निकलने से बच रहे हैं। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका। भगवा पहनना साधु संतों की पहचान होती है। भगवा ही उनकी आस्था, उनके विश्वास का प्रतीक होता है, उनकी आत्मा होती। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को इसी विश्वास को, इसी पहचान को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कट्टरपंथी पहले शरीर से भगवा कपड़ा नोच रहे हैं, फिर मार रहे हैं। कट्टरपंथियों का एक डर उन साधु संतों के चेहरे पर और उनकी बातों में साफ झलकता है। और एक बात और जान लीजिए, कट्टरपंथियों का कहर इतना भयानक है कि कई साधुओं ने अपना दर्द तक साझा करना सही नहीं समझा। वो नहीं बता पाए कि भगवा छोड़ने के लिए जब मजबूर होना पड़ता है तो उनकी आत्मा कचोटती है। भगवाधारी संतों की ये आप बीती करोड़ों सनातनियों के लिए सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। आप सबने देखा है कि कैसे बांग्लादेश में भगवा पहनना अपराध हो चुका है। ये वो बांग्लादेश नहीं रहा जिसका सपना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने देखा था। और आज बांग्लादेश में जो हुकूमत राज कर रही है उसमें हिंदू तो छोड़िए, बांग्लादेश के नायक तक के लिए कोई जगह नहीं बची। पिछले दिनों बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब की प्रतिमाएं गिराई गई, उनको जूतों की माला पहनाई गई और पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी है। ये वही शेख मुजीब जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने आजादी की लड़ाई लड़ी और बांग्लादेश बना। लेकिन सिर्फ प्रतिमाएं गिराए जाने तक ये कट्टरपंथी सोच सीमित नहीं रही है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति की विरासत को मिटाने की मुहिम चल पड़ी है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ढाका में कट्टरपंथियों ने आजादी की यादों वाले वॉर मेमोरियल को खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। 5 अगस्त तारीख नोट कीजिए, 5 अगस्त को ढाका में बंग बंधु म्यूजियम को जलाकर खाक किया गया, जो शेख मुजीब का आवास है। 1975 में इसी जगह पर शेख मुजीब और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई थी और अब उसी घर को, विरासत को राख कर दिया गया। अपनी आजादी की निशानी को मिटाने पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस वक्त आमादा हैं। बांग्लादेश में हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं, जो उसी म्यूजियम में पहुंचे जिसको कट्टरपंथियों की जमात ने पहले लूटा, फिर तोड़ा और जो बचा था उसको आग के हवाले कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान जो म्यूजियम है वो अब जलकर खाक हो गया है।
दशकों से जो घर आजाद बांग्लादेश का परमानेंट एड्रेस था, वो अब खंडहर बन चुका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान जो म्यूजियम है वो अब जलकर खाक हो गया है। ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया वहाँ पहुँच गया है बांग्लादेश में। बवालकारियों ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण के प्रदर्शन को लेकर आग किस कदर भड़की, ये आप तस्वीर देखिए। बेशकीमती महंगी महंगी जो कारें जो शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम में रखी हुई थी पीछे, वो प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से इन्हें आग के हवाले कर दिया। ये बंगबंधु म्यूजियम बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब का घर हुआ करता था, जिस पर 5 अगस्त को कट्टरपंथियों की भीड़ ने अटैक कर दिया और आजादी की विरासत को आग लगा दी। तारीख 5 अगस्त बांग्लादेश के लिए वो काला दिन रहा होगा जब आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र संगठन ने इस म्यूजियम को आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद सबने तस्वीरें देखी होंगी कि जो यहाँ के लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो लूटपाट करने के बाद सामान को ले जा रहे थे। इस म्यूजियम को भी आग के हवाले किया गया। हम वहाँ तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन होगा। कट्टरपंथियों की भीड़ को जो ठीक लगा उसे लूट लिया, जो नहीं लूट सके उसे तोड़फोड़ दिया और जिसे तोड़फोड़ नहीं सके उसे आग लगा दी। जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ बर्बादी की आपको बानगी नजर आएगी। ये एक रूम में थोड़े से कागज बचे हुए हैं, ये आपको कागज मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह दिखा रहे हैं। और ये म्यूजियम हुआ करता था और यहीं से लूटपाट करके जो प्रदर्शनकारियों को जरूरी काम का लगा होगा वो निकाल के ले गए। यहाँ पर जो भी चीजें रखी हुई थी शेख मुजीब की यादों को संजोए हुए थी, उन चीजों को तो कट्टरपंथियों ने लूट लिया, आग लगा दी। लेकिन वो सोच को हाथ भी नहीं लगा पाए जिस सोच ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। आंदोलनकारियों ने आतंक कर दिया। यहाँ पर मुझे एक किताब मिली है जिस पर लिखा हुआ है द फादर ऑफ नेशन। ये आप देखेंगे, आगे मैं पेज पलटूंगा तो अध्याय प्रदर्शनकारियों ने बदल दिया। यहाँ भले ही लिखा है बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ नेशन। अरे ये कैसे देश के लोग हैं जिन्होंने अपने ही फादर ऑफ नेशन के घर को जला दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसी यहाँ लगा हुआ था। वो लूट की तस्वीरें सबने देखी, बांग्लादेश को बर्बाद कर देने वाली। और यहीं से वो लूट कर प्रदर्शनकारी एसी ले गए, पंखा ले गए, जो ज़रूरी काम की चीज़ें लगी वो सब तोड़ फोड़ कर यहाँ से ले गए। शेख मुजीब सिर्फ एक शख्सियत नहीं थे, बांग्लादेश के लिए शेख मुजीब एक सोच है और सोच को मारना इतना आसान नहीं होता, जिसकी कोशिश बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात कर रही है। ये जो आपको काला मैं रूम दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ राख और खाक दिखा रहा हूँ, ये दरअसल घटित हुआ बांग्लादेश में 5 अगस्त को। वो काली रात रही होगी जब ये धू धू करके जल रहा था। यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने देश की विरासत को बर्बाद और खाक और राख बनाकर लूट लिया। अब ये फिर से कैसे रेनोवेट हो पाएगा? जिनको कभी सम्मान से दर्जा दिया करते थे, अब उनको इस कदर अपमानित किया गया है अपने ही देश में। हिंदुओं की बात छोड़िए, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ आखिरकार इस आंदोलन के पीछे किसका षड्यंत्र है? कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका, शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम। बांग्लादेश से जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके मन में सवाल उठा रही हो। सवाल है कि जो देश अपनी विरासत को मिटाने पर तुला है, उस देश में हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? लेकिन जी न्यूज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ डट कर खड़ा है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए और उनकी हकीकत को दुनिया के सामने बताने के लिए। वैसे बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू ही नहीं है जो डरे हैं, अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी डरे हैं।
वो ढाका में सरकारी आवास से निकलने में डर रहे हैं। उन्हें डर यह है कि कहीं कोई हिंदू प्रदर्शनकारी उनको पकड़ के पूछ ना ले कि क्या वो हिंदुओं की रक्षा के सिर्फ दावे कर रहे थे या रक्षा करने में सक्षम हैं भी कि नहीं हैं। हिंदुओं की रक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोहम्मद यूनुस ने सवालों से बचने के लिए अपने सरकारी आवास पर, जिसका नाम है जमुना भवन, उसके बाहर सेना तैनात कर दी है। ये तस्वीर जरा देखिए आप, ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। सेना तैनात कर दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई, और यहां तक छोड़िए सेना के साथ साथ टैंक तक खड़े कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जब मोहम्मद यूनुस से मिलकर उनके हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर सवाल करने पहुंचे तो आवास के बाहर ये टैंक देखे गए। मेरी इस वक्त मौजूदगी है बांग्लादेश के ढाका सिटी के जमुना भवन के बाहर। यहाँ पर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस रहते हैं, जो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की टीम यहाँ पर पहुँच गई और बांग्लादेश के हालातों पर वो चर्चा कर रही है। बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आर्मी के टैंक, एक दो नहीं कई टैंक यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे में हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स और जो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर हथियारों के साथ लैस तैनात नजर आएगी। ये दोनों टैंक बता रहे हैं आज सुबह यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर भारी तैनाती की गई है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर, चाहे तो वो महिला फोर्स हो या पुरुष फोर्स हो, बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये आप देखेंगे तो आर्मी के जो टैंक हैं उनकी तैनाती करनी पड़ी है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सुरक्षा के लिए हालात, ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदर्शनकारी लगातार बांग्लादेश में बवाल काट रहे हैं। इस वक्त अंदर मौजूद है अंतरिम प्रधानमंत्री और वो संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम के साथ साथ बांग्लादेश के हालात पर बैठक कर रहे हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बार पहले घटना हुई है, वो अब फिर से ना हो जाए, प्रदर्शनकारी बवाल ना काट दे, लिहाजा भारी तैनाती यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल हालात एकदम बांग्लादेश के ठीक नहीं है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदर्शनकारी कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। पीएम आवास के बाहर जो जमुना भवन है जहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री रहते हैं, वहां पर आर्मी को अपने टैंक तैनात करने पड़ रहे हैं। लेकिन हालात कैसे सुधरेंगे? हिंदुओं पर अटैक लगातार हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी कभी भी कहीं भी पहुंच जाते। आज सुबह भी अचानक वो जमुना भवन पहुंच गए थे। इसके चलते जो अंतरिम प्रधानमंत्री है उन्हें अपने मॉर्निंग के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच पाए। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ढाका। तो आपने देखा कि जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की गारंटी देते नहीं थक रहे थे, वो अब हिंदुओं का सामना करने से बच रहे हैं और हिंदुओं का सामना ना करना पड़े तो घर के बाहर सेना और टैंक तैनात करवा दिए। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार रुकने की कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और एक वजह यह भी है कि बांग्लादेश में अब बदला हुआ निजाम है और वो भारत के साथ फ्रेंडली नहीं रहा। अब बांग्लादेश पर चीन की गिद्ध नजर भी पड़ चुकी है। अब ये खुलासा हैरान करने वाला है। बुधवार को चीन के राजदूत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे मुलाकात चली है। शी जिनपिंग और बीएनपी की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रिश्तेदारी को मजबूत करने पर इसी 1.5 घंटे की मुलाकात में रजामंदी हो गई, सहमति हो गई। यानी बांग्लादेश भारत से दोस्ती तोड़कर चीन की गोद में बैठने को तैयार है और चीन हमेशा इसी ताक में रहता है कि जैसे ही भारत से नजदीक रखने वाला कोई भी देश कमजोर पड़े तो चीन अपने शिकंजे में कस ले। और यही चीन बांग्लादेश के साथ कर रहा है, जिसके लिए चीन काफी पहले से कोशिश लगातार कर रहा था। वो सपना चीन का बांग्लादेश के अंदर पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में चीन का भी कनेक्शन है और कहा यह जा रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट की जो पूरी स्क्रिप्ट है वो बीजिंग में लिखी गई और खुद शी जिनपिंग ने लिखी थी। अब उसका कनेक्शन क्या है जरा ये सुनिए आप। तख्ता पलट से 20 दिन पहले शेख हसीना 4 दिन के चीन के दौरे पर थी। शेख हसीना ने चीन से $5 बिलियन के कर्ज की मांग की थी, लेकिन चीन ने
सिर्फ $140 मिलियन का ऑफर किया। शी जिनपिंग ने शेख हसीना के साथ मीटिंग करने से मना तक कर दिया था और यही वजह रहा कि शेख हसीना ने वो दौरा बीच में छोड़ा और वापस ढाका लौट आई। और इसके 20 दिन बाद, मात्र 20 दिन बाद शेख हसीना की सरकार पलट दी जाती और इसलिए अब कहा जा रहा है कि शेख हसीना के तख्ता पलट का असली मास्टरमाइंड कोई था तो वो शी जिनपिंग था।